हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यकृत, थाइमस, पैराथायराइड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, और यहाँ पे लेक्राइमल ग्रंथि, सेरोमेनस ग्रंथि, सबेकस ग्रंथि, स्वीट ग्रंथि। तो इन सभी ग्रंथियों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, ग्रंथि दो प्रकार की होती है। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन कौन सी? एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन, इसे क्या बोलता है? एक्सोक्राइन। इसे बोलता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। ये जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है ना, बहिःस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। इनसे क्या निकलता है? एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। और इस एंजाइम की एक खास बात होती है कि यदि ये एंजाइम ब्लड को टच कर गया तो ये एंजाइम खराब हो जाता है। जैसे अपना थूक निकलता है, क्या निकलता है? थूक। क्या थूक में यानी कि खून लगा हुआ होता है? जो अपना थूक निकलता है उस थूक में खून लगा हुआ होता है? क्या नहीं लगा हुआ होता है? नहीं, क्योंकि जो अपनी लार ग्रंथि होती है, लार का निर्माण करती है। जो लार, यदि वो लार, ये जो अपना थूक होता है, यदि ये थूक ब्लड से टच कर गया तो ये खराब हो जाता है, आता है। एंजाइम को ले जाने के लिए कोई अलग नली की आवश्यकता या नहीं है? देख, एंजाइम को ले जाने के लिए एक अलग नली की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। बिल्कुल एंजाइम को ले जाने के लिए अलग नली की आवश्यकता होगी, क्योंकि खून के साथ तो ये जा ही नहीं सकता। हमारे पूरे शरीर में खून है, हमारे पूरे शरीर में क्या है? खून है। और इस एंजाइम कहता है कि यदि मैं खून से टच हो गया तो मैं खराब हो जाऊंगा। तो इस एंजाइम को ले जाने के लिए अलग नली होती है, नली को बोलते हैं डक्ट। इसे ले जाने के लिए अलग नली की आवश्यकता होती है। जबकि क्या किसकी आवश्यकता होती है? अलग नली की आवश्यकता होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, और ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, इस हार्मोन को ले जाने के लिए कोई अलग नली की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये हार्मोन ब्लड के साथ ही फ्लो रहते हैं। मतलब समझे, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन को ले जाने के लिए कोई अलग नली की आवश्यकता नहीं होती। हार्मोन खून में ही रहते हैं, हार्मोन खून में ही रहता है। किस में रहता है? हार्मोन खून में रहता है। जबकि एंजाइम क्या कहता है? यदि मैं खून को टच कर गया तो मैं खराब हो जाऊंगा। एक होती है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी? मिक्स्ड ब्लेंड, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि उस ग्रंथि को कहेंगे जिससे एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले। यदि कोई ग्रंथि हमारे शरीर में होगी, यदि उस ग्रंथि से एंजाइम भी निकल रहा है और हार्मोन भी निकल रहा है, तो ऐसी ग्रंथि को हम कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि। अब बहिःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, इनके बारे में देखते हैं। अब पहले अपन देख लेते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों को। ठीक है, किसको? बहिःस्रावी ग्रंथियों को। तो अब ध्यान से सुनते हुए चलना। ये जो अपना कान होता है, कान, ये जो कान होता है, ये कानों देखे कान, ये जो ये ऊपर का होता है इसे बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स या कर्ण पिन्ना। क्या बोलेंगे इसे? हेलिक्स। और ये जो होता है, ये होता है लिबुला। ये जो गोल गोल होता है ना, लिबुला। लड़कियां कान छिदवाती है। ओ, मैं तो कितनी ब्यूटीफुल लगूंगी आज, माँ कसम, लड़का मुझे देख के आँख मारेगा। तो कान छिदवाती, तो ये जो लटकता रहता है इसे कहते हैं लिबुला, और इसे कहते हैं कर्ण पिन्ना। ये होती है कर्ण गुहा। इस कर्ण गुहा के अंदर सेरोमिनस नामक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी?
हमें सेरोमिनस नामक ग्रंथि पाई जाती है। सेरोमिनस नामक ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों आज मेरे पास माइक नहीं है, आप है टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सेरोमिनस ग्रंथि पाई जाती है। ये सेरोमिनस ग्रंथि हमारे कान में वैक्स का निर्माण करती है। यानी किसका? वैक्स का निर्माण करती है। वैक्स यानी कि मणि, अपन क्या कहते हैं? मणि। अपने जो वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं। वो यदि कान के अंदर मणि नहीं होगी तो धूल मिट्टी के कण कान के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो उन धूल मिट्टी के कणों को कौन रोक लेती है? वो वैक्स रोक लेती है। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप यानी सीख लेकर या किसी भी चीज़ से किसको निकालते हैं, ऐसे यानी कि मणि को निकालते हो, जो मणि होती है उसके खून लगा हुआ होता है क्या? जो मणि होती है उसके खून लगा हुआ होता है क्या? कभी मणि के साथ खून आया है क्या? नहीं आया। नहीं, क्योंकि जो सेरोमिनस ग्रंथि से यानी कि किसका निर्माण करती है? वैक्स का निर्माण करती है। नहीं, किसका निर्माण करती है? वैक्स का निर्माण करती है। ये कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। और बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलता है एंजाइम। इस एंजाइम कहता है कि मैं खून से टच हो गया तो मैं तो मर गया, मेरे तीसरे में आ जाना, फिर मुझे रो लेना, मम्मी 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 मर गया मेरा पापा, ऐसे, ठीक है। ये जो अपनी आँख होती है, ये आँख देखो, आँख देख मेरी आँख, ये देख आँख, पंकज तुम देख आँख, मैं मोबाइल वालों को देख लेंगे यार ये आँख होती है, ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे होती है लेक्राइनल ग्रंथि। यहाँ पर होती है लेक्राइमल ग्रंथि। ये लेक्राइमल ग्रंथि आंसुओं का निर्माण करती है, यानी काय का? आंसू का निर्माण करती है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे यानी कि रात में आप सो जाते हो और सुबह उठते हो, मैं जे चाय तो पिला दे, उठते हो नहीं उठते? तो यहाँ पे यानी कि सुबह उठते हैं, रात में तो यानी कि मुंह साफ धोकर बिल्कुल यानी कि सोए थे, और सुबह उठते हैं तो यहाँ पे यानी कि न सफ़ेद सफ़ेद सा कीचड़ जम जाता है, गीजड़, सफ़ेद सफ़ेद सा कीचड़ जम जाता है, गीजड़, जिसे गीजड़ कहते हैं अपन गांव की भाषा में, ठीक है। तो सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ जम जाता है। तो यहाँ पे ये जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे मोमीबियन ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर मोमीबियन ग्रंथि पाई जाती है जो गीजड़ का निर्माण करती है, जो काय का निर्माण करती है? गीजड़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो सेरोमिनस कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। लेक्राइमल कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि। मोमीबियन कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि। अब एक और समझे, ये जो अपनी त्वचा है, ये जो अपनी त्वचा है, ठीक है, इस ऊपर की त्वचा को बोलते हैं एपिडर्मिस। एक चीज समझिए, ये जो अपनी त्वचा है, जब आपको सेंस ऑर्गन नाम का टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में समझाया जाएगा कि जो त्वचा है, वह त्वचा की दो परत होती है। ऊपर वाली परत को कहते हैं एपिडर्मिस, और नीचे वाली परत को कहते हैं डर्मिस। ऊपर वाली परत को कहते हैं एपिडर्मिस और नीचे वाली परत को कहते हैं डर्मिस, ठीक है। इस डर्मिस में दो ग्रंथि पाई जाती है, इस डर्मिस में दो ग्रंथि पाई जाती है। एक ग्रंथि पाई जाती है स्वीट ग्रंथि। कौन सी? स्वीट ग्रंथि। जिनसे ये जो त्वचा होती है, त्वचा यानी कि दो परतों से मिलकर बनी होती है। ऊपर की परत को बोलते हैं एपिडर्मिस और नीचे की परत को बोलते हैं डर्मिस। यानी जो ऊपर की परत होती है उसको एपिडर्मिस, नीचे की परत को डर्मिस। डर्मिस में एक ग्रंथि पाई जाती है स्वीट ग्रंथि, जो पसीनों का निर्माण करती है, जो पसीनों का निर्माण करती है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और आपकी शर्ट वगैरह सारी पसीनों की हो जाएगी। जो पसीना होता है, पसीने में दो चीज़ होती है, एक होता है पानी और एक होता है सोडियम। पसीना किसका बना होता है? पानी और सोडियम का बना होता है। लेकिन आप एक चीज़ भी देखोगे, गर्मी के दिनों में हम यानी कि रात में सोते हैं और यानी सुबह उठकर देखते हैं तो हमारा शरीर है मुँह, अपना जो मुँह है ये चिपचिपा सा हो जाता है, ये मुँह चिपचिपा सा हो जाता है गर्मी के दिनों में। और कभी कभी तो यानी कि दिन में ही अपना जो मुँह होता है ये चिपचिपा सा हो जाता है।
गर्मी के दिनों में ही अपना मुंह चिपचिपा सा हो जाता है। तो एक जो ये डर्मिस भाग है, इस डर्मिस भाग में एक और ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम है सबेकस ग्रंथि। सबेकस ग्रंथि ने क्या, सबेकस ग्रंथि, यानी ये किसका निर्माण करती है, सीबम। ये जो गर्मी के दिनों में अपना मुंह चिपचिपा सा जाता है, ऑयली सा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, उस चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं सीबम। क्या कहते हैं, सीबम। ने सीबम का निर्माण कौन करती है, सबेकस ग्रंथि। सीबम का निर्माण करती है सबेकस ग्रंथि। कौन, सबेकस ग्रंथि। ये जो सीबम होता है इसमें दो चीज होती है। पानी में क्या होता है, ऑयल होता है। पानी में क्या होता है, तेल होता है ना। पानी में क्या होता है, ऑयल होता है। और जो अपना मुंह होता है, ये मुंह में ये जो अपना मुंह होता है, मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है ना। पाचन तंत्र वाले वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था मैंने। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, जिनसे 4 एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूकस। ठीक है, ये जो लार ग्रंथि होती है लार का निर्माण करती है। लार को हिंदी भाषा में कहे थूक का निर्माण करती है। थूक का निर्माण करती है। ठीक है, ये अपना टॉपिक है एक्सोक्राइन, बहिस्रावी ग्रंथि। ये क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना अंतःस्रावी ग्रंथि पे। निकाय पे, अंतःस्रावी ग्रंथि पे। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है और हार्मोन ब्लड में ही, ब्लड के साथ चलता है। ने क्या होता है, ये ब्लड में रहता है, खून में रहता है। कौन, हार्मोन। अतः इस हार्मोन को ले जाने के लिए कोई अलग नली की आवश्यकता नहीं होती, कोई अलग डक्ट की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे यानी कि इस एंजाइम को ले जाने के लिए अलग नली की आवश्यकता होती है, जबकि हार्मोन को ले जाने के लिए कोई अलग नली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हार्मोन को ले जाने के लिए कोई अलग नली की आवश्यकता नहीं होती। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं शाला। डायलॉग आता है ना यार, डायलॉग बहुत फेमस हो गया है। अब अपन पढ़े अंतःस्रावी ग्रंथियों को। पंकज एक मिनट रुको। अब पढ़ेंगे अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, ठीक है, उनको देख लेते हैं पहले। तो इसमें एक है थायराइड। कौन, थायराइड। एक है पैराथायराइड। पैराथायराइड। एक थैलेमस। एक हाइपोथैलेमस। एक पीयूष। ठीक है, एक पीनियल। पीनियल। थायराइड होगी, पैराथायराइड होगी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, और एक यकृत। ये क्या है, ये है अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां। नहीं, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से बकलोले याद कर लेने की, फोड़ दूंगा बिल्कुल, कैमरे के अंदर घुस के ठोकूंगा साले को, याद कर ले। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। इन्हें क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या निकलेंगे, हार्मोन निकलते हैं। अब अपन एक एक करके चीजों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, एक और होती है थाइमस। क्या होती है, थाइमस। इन्हें क्या करती है, थाइमस। ठीक है, अब पढ़ते हुए चलते हैं। एक होती है थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये इसका आकार कुछ इस तरह से होता है।
एक होती है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि का आकार कैपिटल एच के जैसा होता है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैपिटल एच के जैसा होता है। ये जो अपना गला होता है, यहाँ पे इस गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पे? गले में। इस गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये जो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण में रखता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो ये कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। यदि हमारे शरीर में फास्फोरस की मात्रा बढ़ गई तो उस फास्फोरस की मात्रा को लेवल पे लाएगा। क्या करता है ये? हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को बना के रखता है। कौन? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन। दूसरी चीज, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये बीपी को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि बीपी को कंट्रोल करती है। किसको? बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बीपी को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि किसको कंट्रोल करती है? बीपी को कंट्रोल करती है। तीसरी चीज, थायराइड ग्रंथि आयोडीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आयोडीन। थायराइड ग्रंथि आयोडीन का निर्माण करती है। काय का? आयोडीन का निर्माण करती है। अब एक चीज समझो, जैसे हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, जैसे अपने शरीर के अंदर यकृत है, किडनी है, फेफड़े हैं, ये अपना पैर है, हाथ है, इनके जो मांसपेशी है, सपोज इन मांसपेशियों में आयोडीन की कमी हो गई तो ये मांसपेशियां पीयूष ग्रंथि से कहती है। कहाँ ये पीयूष ग्रंथि? ये रही, ये मांसपेशियां पीयूष ग्रंथि से कहती है। पीयूष ग्रंथि हमारे में तो आयोडीन की कमी हो गई, हमारे अंदर आयोडीन की कमी हो गई, ये ऐसी बात है क्या? तो ये पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से कहने के लिए कि तू आयोडीन का निर्माण कर, इसके लिए एक हार्मोन छोड़ती है। ये एक हार्मोन छोड़ती है, इसका नाम है TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या? थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से कहने के लिए कि तू आयोडीन का निर्माण कर, इसके लिए क्या छोड़ती है? थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ती है। अब थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये ब्रेन में होती है। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। और थायराइड ग्रंथि गले में होती है। तो मस्तिष्क से एक हार्मोन आता है, कहाँ पे? थायराइड ग्रंथि के पास। थायराइड ग्रंथि इससे होती रहती है, आयोडीन का निर्माण नहीं करती। थायराइड ग्रंथि इससे कहता है कि आयोडीन का निर्माण कर। जब तक थायराइड ग्रंथि आयोडीन का निर्माण नहीं करती तब तक ये थायराइड ग्रंथि इससे कहता रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अपना गला होता है, यहाँ पे है ना, इस थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ऐसा लटक जाता है, मोटा सा हो जाता है ऐसा गला, है ना, ऐसा लटक जाता है, मोटा सा हो जाता है। इसे कहते हैं गेंगा या गाइटर रोग। आप लोगों ने सुना होगा। क्या? गेंगा या गाइटर रोग। तो समझ में आया गेंगा या गाइटर रोग क्या है? ठीक है। अब इसके बाद में समझे पैराथायराइड ग्रंथि। यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसके पीछे ऐसे न 4 मटर के दानों के समान संरचना पाई जाती है ना। इस थायराइड ग्रंथि के पीछे न 4 मटर के दानों के समान संरचना पाई जाती है। आपको कैसे समझाऊं मैं? एक चीज समझे, जैसे ये अपनी थायराइड ग्रंथि, ये कैपिटल एच के आकार जैसा है, तो सपोज ये थायराइड ग्रंथि है। अब आप लोगों को ये आगे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये जो मेरा हाथ है, ये उंगली है, इसका आगे वाला हिस्सा दिख रहा होगा। अब ये जो उंगली है, इसका ये जो पिछला वाला हिस्सा है, यहाँ पर 4 मटर के दाने होते हैं।
चार मटर के दाने नहीं होते, मटर के दानों के समान स्ट्रक्चर होती है, उससे बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं उससे? पैराथायराइड ग्रंथि। अब मैं बकलोलिया यार, इनकी सीरियस मत कर मुझे। माँ का समय यानी कि माँ का प्यार आ जाएगा, बचपन का याद, वो बचपन की बातें, वो बचपन की यादें, टूटेगी ना कभी उससे मुलाकातें। ठीक है, तो पैराथायराइड। अब ये पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है? ये भी कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। थायराइड ग्रंथि जो काम करती है वही काम पैराथायराइड ग्रंथि करती है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है बकललवा? हमको तो पहले ही पता था कि थायराइड ग्रंथि जो काम करती है पैराथायराइड ग्रंथि भी वही काम करती है। हम तेरा वीडियो क्यों देखे? अंतर बता, अंतर बता। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल में रखती है। थायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल में रखती है, लेकिन पैराथायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहती। थायराइड ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती, के नियंत्रण में नहीं रहती। तो थायराइड ग्रंथि निपट गई, पैराथायराइड ग्रंथि निपट गई। जो थैलेमस हाइपोथैलेमस, एक चीज समझे, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसका हल्का फुल्का भाग आपको यहाँ समझाऊंगा। ये पूरा टॉपिक है ब्रेन का, ने काय का? ब्रेन का। जो अपना मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, ये तीन भाग होते हैं इसके। एक तो अगर मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं ना, अगर मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो बकललवाओ थैलेमस व हाइपोथैलेमस पूरा ब्रेन का टॉपिक है, लेकिन हल्का फुल्का आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देता हूँ, कंप्लीट जानकारी ब्रेन वाले टॉपिक में दूंगा। ठीक है, तो थैलेमस क्या काम करता है और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? न थैलेमस बाहर की चीज़ों पर नियंत्रण रखता है। कैसे? जैसे गर्मी के दिनों में अपन अपने शरीर को क्या लगेगी? गर्मी लगेगी, तो अपन इनकी कोट वगैरह को उतार के नीचे पटक देंगे। फटकेंगे नहीं? फटकेंगे, बिल्कुल फटक देंगे। यदि सर्दी के दिन आएंगे ना, सर्दी के दिन आएंगे तो अपनी त्वचा को ठंड लगने लगेगी। नहीं, इस बात का एहसास कौन करेगा कि त्वचा को ठंड लग रही है? थैलेमस। नहीं समझ में? नहीं समझ में? मुझे पता आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। अरे तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता बकलोलो, तुम्हें प्यार से समझ में आता है। वो कहता है ना साहब, मौत से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। वैसे थैलेमस क्या काम करता है? थैलेमस बाहर की चीज़ों पर नियंत्रण रखता है। जैसे बाहर ठंड पड़ने लग गई तो अपनी त्वचा को ठंड का एहसास कौन कराता है? थैलेमस। बाहर गर्मी पड़ने लग गई तो अपनी त्वचा को गर्माहट का एहसास कौन कराता है? थैलेमस। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई व्यक्ति ने यहाँ पर आकर इनकी पेट्रोल डाल दिया और इनकी खुद के ऊपर आग लगा ली। अब इनकी मर तो हो रहा है, गर्मी मुझे लग रही है। मुझे इस बात का एहसास किसने कराया कि मुझे गर्मी लग रही है? थैलेमस। किसने? थैलेमस ने। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदर की चीज़ों पर नियंत्रण रखता है, अंदर के ताप पर नियंत्रण रखता है। ये क्या करता है? अंदर की चीज़ों पर नियंत्रण रखता है, अंदर के ताप पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, आप ऐसे समझे कैसे? जो अपनी पीयूष ग्रंथि होती है, ये जो सभी ग्रंथि होती है, इन सभी ग्रंथियों पर इनकी कौन नियंत्रण रखती है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस को और पैराथायराइड को छोड़कर, पैराथायराइड को छोड़कर। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस अपने अंदर की सब चीज़ों को देखता रहता है। इन्हें कौन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन्हें कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा। अब यदि सपोज कोई ग्रंथि काम नहीं कर रही तो हाइपोथैलेमस किससे कहता है? पीयूष ग्रंथि से। जैसे इन्हें बाहर गेट खुला रह गया, अपने पास में यानी कि मेरा छोटा भाई बैठा है, तो मैं उससे क्या कहूँगा? मुझे पता है कि बाहर गेट खुला है, अपने छोटे भाई को पता नहीं कि बाहर गेट खुला है। मैं क्या कहूँगा छोटे भाई से? ओ राजू यार बाहर जा रहे हैं कि गेट को जोड़े जी भाई। वैसा ही काम यहाँ पर है ना। कौन ग्रंथि काम कर रही है, नहीं कर रही, इस बात का पता किसको होता है? हाइपोथैलेमस को। पीयूष ग्रंथि को इस बात का पता नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से कहता है कि एड्रिनल ग्रंथि अच्छे तरीके से काम नहीं करे, दो झापट लगा के बकलोलवी के। तो पीयूष ग्रंथि किसको ऑर्डर देगी? एड्रिनल ग्रंथि को। है चुपचाप बैठना नहीं है, पैसे किस बात के दिए, काम कर। तो पीयूष ग्रंथि से अच्छे तरीके से काम करवाएंगे। समझ में आया? मतलब पीयूष ग्रंथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीयूष ग्रंथि का। इसको समझे, पीयूष ग्रंथि से 4 हार्मोन निकलेंगे।
पीयूष ग्रंथि से 4 हार्मोन निकलते हैं। उन हार्मोनों को समझिए। एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अबे यार एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने जब एक लेडीज होती है, लेडीज के पेट में इनकी 9 महीने का बच्चा होता है और इनकी जब लेडीज को पीड़ा उठती है, बच्चा इनके अंदर इनके लात गुस्से मारता है, बाहर तो आकर इनकी ठोक नहीं सकता, अंदर ही ठोक लो माँ को, ठीक है, फिर तो बीवी को ठोकूंगा वैसे मजाक मत समझो। जब इनकी कोई लेडीज होती है, लेडीज के बच्चा होता है तो उसे तकलीफ होती है न। जब एक लेडीज अपने बच्चे को जन्म देती है तो उससे इनकी बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है ना, बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है, ये क्या करता है, हड्डियों को लचीली बनाता है, मांसपेशियों को लचीली बनाता है ना, ताकि वो लेडीज को दर्द कम हो और इनकी अच्छी तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे सके। समझ में आया? दूसरा होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन जैसे कोई 2 लेडीज हैं, दोनों लेडीजों के स्तन समान है, ठीक है। अब दोनों लेडीजों के स्तन में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। लेकिन एक लेडीज ने अपने बच्चे को जन्म दिया, दोनों लेडीजों ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो एक लेडीज के से तो ने दूध आ रहा है और एक लेडीज के दूध ही नहीं आ रहा, तो अपन उस बच्चे को इनकी घर का दूध पिला रहे हैं, दूसरे तरीके से इनकी पैसों में दूध लाकर इनकी पिला रहे हैं। अब दोनों लेडीजों के स्तन समान है, दोनों में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। अब एक कैसे तो इनके दूध आ रहा है, एक कैसे दूध क्यों नहीं आ रहा, नहीं, क्योंकि उस लेडीज में तो ये लैक्टोजेनिक हार्मोन सक्रिय था और एक लेडीज में लैक्टोजेनिक हार्मोन कम सक्रिय था। तो ये दुग्ध मतलब इनकी दूध निकालने में क्या एक तरीके से आप जैसे समझे उसमें मदद करता है। कौन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। एक होता है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जिन व्यक्तियों में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन खूब पाया जाता है उनकी लंबाई काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जिन व्यक्तियों में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कम पाया जाता है वो बौने रह जाते हैं। जैसे मेरे सामने मेरे मामा का लड़का खड़ा है, काफ़ी ऊँट का ऊँट हो गया, क्योंकि इसमें इनके सोमेटोट्रोपिक हार्मोन काफ़ी अधिक मात्रा में, और मैं थोड़ा इससे कम हाइट में रह गया, यानी क्योंकि मेरे अंदर इसकी तुलना में कम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, ये लंबाई को बढ़ाता व घटाता है। चौथा होता है TSH क्या काम करता है, अभी नीचे आप लोगों को बताया, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अपना ये एक तो ये बच गया पीनियल, अग्नाशय, एड्रिनल, यकृत, थाइमस। तो देखना ये जो यकृत है ये बड़ा वाला टॉपिक है, ये जो यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि एक दिन का टॉपिक है पूरा, कम से कम आधे घंटे की क्लास लगी अकेले यकृत की। तो आज यकृत को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम एक छोटे छोटे 3-4 टॉपिक और को पढ़ते हैं। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है, इस पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन नामक वर्णक पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन नामक वर्णक पाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में मेलाटोनिन नामक वर्णक ज़्यादा एक्टिव होता है। तो छोटे बच्चे को इनके रात दिन इनकी छोटा बच्चा सोता रहता है, ना छोटा बच्चा ना सो के उठाता है कि 2 घंटे बाद में अपन दूध पिलाया बच्चे को, और इनकी मेरा बाबू बाबू सोना सोना सो जा बिट्टू, सो जा बिट्टू, बिट्टू सो गया, क्योंकि उसमें क्या था, मेलाटोनिन नामक वर्णक सक्रिय था। इस मेलाटोनिन नामक वर्णक के कारण नींद आती है। जिन व्यक्तियों में मेलाटोनिन नामक वर्णक सक्रिय होता है उन्हें बहुत अधिक नींद आती है, जिनमें कम सक्रिय होता है उन्हें कम नींद आती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में मेलाटोनिन नामक वर्णक ज़्यादा एक्टिव होता है, जवान व्यक्तियों में थोड़ा कम एक्टिव होता है, और बुजुर्ग व्यक्तियों में तो बहुत ही कम एक्टिव होता है। तो देखते होंगे आप, बुजुर्ग व्यक्ति रात के 12 बजे सोएंगे और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर अरे राम खुले को तो बाढ़ यार लोग इसके चाय बना देंगे। तो आप कहे ना बेटा ना कौन कजोड़ यार क्या चाय बना लेगी कहना,
समझ में आ गया? मेन चीज़ है समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक है अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। तो अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। अग्नाशय ग्रंथि काफी बड़ी है, ये भी थोड़ा थोड़ा डिटेल बता ही देता हूँ। लैंगरहैंस नामक एक व्यक्ति था। लैंगरहैंस नामक व्यक्ति ने सिस्टमेटिक रूप से अग्नाशय ग्रंथि का अध्ययन किया और इसे 3 भागों में बांटा, एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका, एक गामा कोशिका। जो अल्फा कोशिका थी, अल्फा कोशिका यानी यकृत क्या काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए दिक्कत है नहीं, क्योंकि रक्तवाहिनियों में जमा होकर जो ब्लड के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, इससे हार्ट अटैक वगैरह का धोखा रहता है, ठीक है। आपको समझाएंगे इसके होने की कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरी जो बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ने बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। मैंने एक दिन जो 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलते हैं, एक लेड, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और कितने एंजाइम निकले? 3 एंजाइम। तो सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन गामा कोशिका किसका निर्माण करती है? सोमेटोस्टेटिन का निर्माण करती है। ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इन 3 एंजाइमों को भोजन में अच्छी तरीके से मिलाता है। जैसे आटे में अपन नमक मिलाते हैं, तो ऐसे आटे को करते नहीं करते, तो ये सोमेटोस्टेटिन इन तीनों एंजाइमों को भोजन में अच्छी तरीके से मिलाता है। तो ये हो गई अपनी अग्नाशय ग्रंथि। तो लेकर बता ही देता हूँ आप लोगों को अग्नाशय ग्रंथि। 1 मिनट रुको, मिटा देते हैं इनको ताकि आप लोगों को समझ में आए। अग्नाशय ग्रंथि 3 टाइप की होती है। फर्स्ट अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, ये जो अल्फा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है। ने बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ने गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इन 3 एंजाइमों को भोजन में अच्छे तरीके से मिलाता है, भोजन में अच्छे तरीके से मिलाता है ताकि अच्छे तरीके से पाचन हो जाए, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जैसे सपोज न किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, बहन की गाली दे दी, माँ की गाली दे दी, तो आपको खतरनाक वाला गुस्सा आ गया और आपने उस व्यक्ति के एक थप्पड़ रख दी, फिर वो व्यक्ति गाली दे रहा है, तो आपको उस वक्त यानी कि इतना गुस्सा आ जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा कि आप सोचते दह लाठी, तो आपको एक पीक सा चढ़ जाएगा, आपको एक पीक सा चढ़ जाएगा। ये किसके कारण? इससे एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनेलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनेलिन हार्मोन। यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ एड्रिनल ग्रंथि, एड्रेनेलिन हार्मोन। क्या? एड्रेनेलिन हार्मोन। दूसरी चीज, इस ग्रंथि से एक और हार्मोन निकलता है, रेनिन हार्मोन। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता है मैंने रेनिन हार्मोन क्या बताया था। रेनिन हार्मोन क्या करता है? दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदल देता है। कौन? रेनिन हार्मोन। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, ये जो अपनी छाती है, छाती को बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं थोरेसिक या वक्स। क्या बोलते हैं? थोरेसिक या वक्स। ये 2.5 किलो का जब किसी पर पड़ता है तो सामने वाला उठता नहीं, उठ जाता है, ठीक है। वो आता है ना, ये थारो भाई जोगिंदर आज इतनी मूली खाएगा, इतनी मूली खाएगा कि खेत में कोई मूली ना बचेगी।
यो थारो भाई जोगिंदर इन छबरी यूट्यूबरों को इतनी बुरी मार मारेगा, इतनी बुरी मार मारेगा कि इन छबरी यूट्यूबरों की नानी याद आ जाएगी। मैंने कहता है कि थारो भाई जोगिंदर वैसे, ठीक है। तो एक है थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये 15 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों में प्रोटीन का निर्माण करती है। कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले एक चीज समझा, किसका निर्माण करती है? प्रोटीन। बस ये किसका निर्माण करती है? प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करती है। 15 वर्ष जब बच्चा 15 वर्ष तक का रहता है तब तक ये प्रोटीन का निर्माण करती है, लेकिन 15 वर्ष के बाद में थाइमस ग्रंथि बच्चों में प्रोटीन का निर्माण नहीं करती। 15 वर्ष तक के बच्चों का विकास लगभग एक जैसा होता है। रीजन क्या होता है? जैसे आप समझे, एक अमीर बच्चा है और एक गरीब बच्चा है। अमीर बच्चा फल फ्रूट खाएगा, अच्छा भोजन खाएगा, ठीक है। एक गरीब बच्चा थोड़ा कमजोर भोजन खाएगा, है ना। उस कमजोर भोजन में एमिनो अम्ल होते हैं, उन एमिनो अम्लों से यानी कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो छोटे बच्चे में थोड़ा कम प्रोटीन का निर्माण होएगा, और अच्छा भोजन खाता है तो अमीर बच्चे में ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होएगा। यहाँ पे इस बच्चे में क्या हुआ? कम प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो जो कम प्रोटीन का निर्माण हुआ उस प्रोटीन की पूर्ति कौन कर देगा? नहीं, ये थाइमस ग्रंथि। उस प्रोटीन की पूर्ति कौन कर देगा? ना थाइमस ग्रंथि। शरीर को एक मिनिमम होता है कि इतनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ने कुछ प्रोटीन का निर्माण भोजन ने किया, और जो कुछ प्रोटीन रह गई थी उस प्रोटीन का निर्माण किसने कर दिया? थाइमस ग्रंथि ने कर दिया। और एक वो अमीर व्यक्ति था। अब आप लोग कहेंगे कि अमीर बच्चे ने भी थाइमस ग्रंथि, उसमें भी प्रोटीन का निर्माण हुआ, उसमें इनकी ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण हुआ, भोजन खाए उससे प्रोटीन का निर्माण हो। अब इससे हमारा जो शरीर होता है उसको एक लिमिटेड प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ है ना, तो उसके शरीर में तो अच्छे भोजन ने ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण कर दिया, तो थाइमस को तो कम प्रोटीन, थाइमस ने तो कम प्रोटीन का निर्माण किया। इस तरीके से दोनों बच्चों में बराबर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 15 वर्ष तक के बच्चों का विकास लगभग एक जैसा होता है। अब अपना एक टॉपिक रह गया यकृत। यकृत को अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।